जब कोई शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। तो वाक्य में जितने भी पद हैं उनका परिचय होता है, यानी कि वो व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, अन्य वाक्यों से उसका क्या संबंध है, ये सभी पद परिचय के अंदर आता है। उदाहरण देखें, राजू सुबह खेलता है। अब यहां पर राजू को हमने रेखांकित कर रखा है और पूछा जाए कि इसका पद परिचय दीजिए, तो हम बताएंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और खेलना क्रिया का ये करता है। तो इस तरह से वाक्य में आए पदों के परिचय को ही पद परिचय कहा जाता है। अब सामने देखिए, इतनी सारी भैंसें हैं, अगर मुझे कह दिया जाए कि इस भैंस को पहचानो, इसका परिचय दो, तो मेरे लिए तो लगभग ये असंभव सा है। सोचिए कैसे एक गडरिया इतनी सारी भेड़ों में अपनी भेड़ कैसे पहचानता होगा। जी हाँ, ऐसी परिस्थिति आपके सामने परीक्षा में ना आ जाए तो इसके लिए जरूरत है ग्रामर की जानकारी और अभ्यास। जी हाँ, छोटी कक्षाओं में जितना भी आपने अभी तक व्याकरण पढ़ी है एक बार उसे आप दोहरा लीजिए ताकि आप परीक्षा में पद का सही परिचय दे पाएं। सीबीएसई ने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। अब आपको लिखने की बजाय सही विकल्प चुनना होगा। आप अगर सीबीएसई की साइट पर सैंपल पेपर देखें तो वहां पर 5वां प्रश्न जो है वो इसी से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की, रेखांकित पद का परिचय है। यानी आपको ये जो रेखांकित पद है, जो अंडरलाइन पद है, उसका सही परिचय इनमें से छांटना है। तो हम शुरुआत करते हैं कि सूरदास, सबसे पहले ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो पहला और चौथा विकल्प तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है, बाकी दो बचते हैं। अब सूरदास एक वचन है, पुल्लिंग है। अब बात आती है कारक की, तो संबंध कारक बिल्कुल नहीं है, यहां पर है कर्ता कारक। तो हमारा उत्तर तीसरा, इसका जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। परीक्षा में इस तरह के 5 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 4 ही करने हैं। दूसरा प्रश्न हम देखें, वह नित्य घूमने जाता है। अब इसका जो परिचय है इन विकल्पों में से हमें छांटना है। एक चीज ध्यान रखने की है यहाँ पर कि उत्तर देने के 2 तरीके हैं। आपकी ग्रामर पर पकड़ अच्छी है तो आप सीधा पहचान सकते हैं, और कहीं भी आपको अगर डाउट है तो जो विकल्प नहीं हो सकता हमें उस विकल्प की जानकारी हो, तो उन विकल्पों को हम हटा दें, उन ऑप्शंस को हम धीरे धीरे हटाते जाएं, तो आखिरी में जो बचेगा वो सही उत्तर ही बचेगा। तो चलते हैं पहले विकल्प की तरफ, गुणवाचक विशेषण। अब जो विशेषण है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो नित्य जो है वह की विशेषता बताता हुआ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब नीचे देखिए, तीनों यहाँ क्रिया विशेषण है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये है तो क्रिया विशेषण। अब या तो ये रीतिवाचक है, या स्थानवाचक, या कालवाचक। रीति यानी तरीका, तो तरीका बताता हुआ ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। स्थान, ना ही ये स्थान बताता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिरी बचा कालवाचक। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हम बाकी देखने या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इनमें से हमें सीधा सा उत्तर मिल गया कि ये अव्यय है और कालवाचक क्रिया विशेषण है, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता है। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अब जिन बच्चों का अभ्यास बहुत अच्छा है उनके लिए दिक्कत नहीं है, जिनका अभ्यास थोड़ा सा कम है उनके लिए थोड़ा सा एक तरीका है कि कैसे हम बारी बारी चीज़ों को कैटेगराइज करें। तो सबसे पहले हम देखें कि जो पद दिया गया क्या वो कोई नाम है। अगर नाम है तो वो संज्ञा है। फिर देखें कि क्या वो नाम नहीं है तो क्या होगा, नाम की जगह आने वाला शब्द होगा यानी सर्वनाम होगा। अगर ये वो दोनों नहीं है तो क्या वो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बता रहा है। विशेषण अधिकतर संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं, तो अगर इनकी वो विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण होगा। अगर विशेषण नहीं है तो वो एक ऐसा शब्द हो सकता है जो काम के होने या करने का पता चले जिससे हमें, तो वो क्रिया होगी। अब अगर वो क्रिया नहीं है तो वो क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया कब, कहाँ, कैसे हो रही है। अगर ये भी नहीं है तो हमें अंत में अन्य अव्यय देखने हैं। वैसे तो विकल्पों ने हमारा काम आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी
हो सकता है किसी असाइनमेंट में टीचर काम दे दे या आपसे मौखिक पूछे, तो हल्की सी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पद व्याकरण के हिसाब से क्या हो, तो उसके परिचय में हमें क्या क्या लिखना है। अगर वो संज्ञा है तो उसका भेद लिखिए, उसका लिंग वचन कारक लिखिए। अगर वो सर्वनाम है तो उसका भेद लिंग वचन कारक और पुरुष भी लिख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, हिंदी में बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। विशेषण, अगर विशेषण है वो पद तो उसका भेद और विशेष्य, यानी कि विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है वो भी लिखना है, उसका लिंग वचन भी लिखना है। अगर वो क्रिया है तो उसका भेद, लिंग वचन, धातु, यानी किस धातु से वो क्रिया मूल रूप से बनी है, उसका काल, कर्ता कौन है, उसको क्रिया को करने वाला कौन है, उसका वाच्य भी आपको पता हो तो वो भी बता दें। क्रिया विशेषण, उसका भेद और संबंधित क्रिया कौन सी, यानी किस क्रिया की वो विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक, उसका भेद, किससे संबंधित है। समुच्चय बोधक, उसका भेद, जिन पदों या उपवाक्यों को वह जोड़ रहा है उनके बारे में। विस्मयादि बोधक, यानी वो किस भाव को प्रस्तुत कर रहा है। तो इससे आपको हल्की सी जानकारी मिल जाएगी कि कभी भी किसी पद का परिचय देना हो तो आपको कौन कौन सी बातें बतानी है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चिंटू पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पर पुस्तक की बात है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। अब दूसरा देखें, वह रोज सुबह बाग में टहलता है। अब यहां पर वह को हाईलाइट कर रखा है, इसका परिचय हमें देना है। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, टहलता क्रिया का करता है, इस क्रिया को ये करने वाला है। विशेषण का उदाहरण देखें, मैं 4 लीटर दूध पीता हूं। अब 4 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूध विशेष्य है इसका, यानी ये जो विशेषण है ये दूध की विशेषता बता रहा है। वह नहाकर खाना खाता है, तो नहाकर यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है, यानी मुख्य क्रिया जो खाता है उससे पहले ये क्रिया हुई है। कर्ता इसका वह है, पुल्लिंग है, एक वचन और भूतकाल की ये क्रिया है। गोलू धीरे धीरे चलता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कैसे चलता है का जवाब हमें मिलता है धीरे धीरे। अब चलता है क्रिया की ये विशेषता है। गांव की पंचायत के बाद प्रीति भोज होगा, ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। पंचायत और प्रीति भोज का संबंध बताता है। सूरज उगा और अंधेरा भागा, यहां पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक है जो 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, यानी सूरज उगा और अंधेरा भागा इसे जोड़ रहा है ये। वह बहुत सुंदर पक्षी है, यहां पर वह जो है वो विस्मयादि बोधक है और यहां पर हर्ष का जो भाव है वो प्रस्तुत हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पद परिचय के लिए हमें छोटी कक्षाओं की जो व्याकरण है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब उसको दोहराने के लिए आप सारी किताबों को छांटें, उससे बढ़िया है आप इस तरह से एक नोट्स बना लीजिए ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप थोड़ी देर पहले उन चीज़ों को दोहरा सकें।